कि आपने इस मुल्क के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं की, लोगों को नौकरियां नहीं दी, बल्कि आप लोगों को इस चीज पे उभार रहे हैं कि आप वो इस मुल्क से बाहर जाएं और बाहर जाके वो वहां काम करें और वहां से यहाँ पैसे भेजें। ठीक है, ये इलॉजिकल बात है। हमारा मेजर इशू जॉब अपॉर्चुनिटी, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। सिर्फ आईटी से इंडिया ने पिछले साल 60 लाख नौकरियां जनरेट की हैं, सिर्फ एक साल के अंदर। उठाते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसके ऊपर कितनी आवाज उठाई जाती है। जैसे कि गूगल आया इंडिया के अंदर, यूट्यूब आया, नेटफ्लिक्स आया, अमेजोन आया, और रिसेंटली एप्पल ने भी इंडिया के अंदर आके अपना ऑफिस बनाया। के बरक्स अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो एशियन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे कहता है कि इंडिया के अंदर 71% लोग ये बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी एक प्रेफरेबल सिस्टम है। वो क्यों डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं? क्योंकि वहां पे प्रेफरेबल डेमोक्रेसी कायम रही। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान के अंदर देखें तो हम देखते हैं कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज फैसल उमर और आज का पॉडकास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की करंट सिचुएशन पे। अभी क्या कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया और किस किस पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं, और आज से 10-15 साल पहले इंडिया कहाँ पे था और पाकिस्तान कहाँ पे था। सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे हम एडवोकेट सरमद जवेद मारद से, जो कि एक पाकिस्तान के यंग लॉयर हैं। इनका लॉ में बहुत ज़्यादा ग्रिप है, ये इंटरनेशनल अफेयर्स पे इनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है, और इंडिया पाकिस्तान के जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में इनको काफ़ी नॉलेज है और ये काफ़ी उस पर स्टडी करते हैं और काफ़ी रिसर्च करते हैं। तो आज इनको हमने इस पॉडकास्ट में इन्वाइट किया है। सबसे पहले थैंक यू सो मच सरमद भाई। वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक है। सरमद भाई, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट, इकोनॉमी, आईटी सेक्टर सबके इर्द गिर्द घूमेगा। तो सबसे जी जी। पहले मुझे ये बताएं कि एज अ यंग लॉयर आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान इस टाइम 2023 में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं दोनों कंट्रीज? सबसे पहले तो फैसल, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। अच्छा, अब चलते हैं पाकिस्तान और इंडिया की सिचुएशन के ऊपर। मैं समझता हूं कि हमने तारीख में ना कुछ ऐसी गलतियां की हैं हिस्ट्री के अंदर, जिनका खमियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि हमने क्या गलतियां की हैं, उसके बाद आएंगे आज करंट सिचुएशन के ऊपर। सबसे पहली गलती जो हमने की, दोनों मुल्क एक वक्त में आज़ाद हुए और दोनों मुल्क की बुनियाद ये रखी गई कि दोनों मुल्क डेमोक्रेटिक सिस्टम पे चलेंगे, यानी कि थ्रू इलेक्शन हम इलेक्टेबल्स को इलेक्ट करेंगे, वो पार्लियामेंट में जाएंगे और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नाफिज होगा। लेकिन हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर इनकंसिस्टेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम हमने पिछले 75 साल से फेस किया है। उसमें किस तरह फेस किया हम देखते हैं। पिछले 75 ईयर्स में 33 ईयर्स पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ नाफिज रहा। उसके बरक्स हम देखते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। इससे हुआ क्या? इससे इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस पैदा हुआ। अब देखें, स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, जिसके अंदर पहला ऑर्गन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून साजी करना और थ्रू पार्लियामेंट करना। जब हम देखते हैं कि हमने पार्लियामेंट को मजबूत किया ही नहीं और पार्लियामेंट को इख्तियारात दिए ही नहीं, तो हम देखते हैं कि हमें पिछले 75 साल से डिफरेंट तरह के क्लैशेस पैदा हमारे सामने होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया में देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद ही एज अ सेकुलर स्टेट रखी। इसी तरह अगर हम इंडिया में देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद ही एज अ सेकुलर स्टेट रखी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये समझता था कि बाद में इंडिया जो इंडियन हिंदूज हैं, इंडियन मुस्लिम्स हैं, या इंडियन क्रिश्चियंस हैं, या इंडियन सिख्स हैं, इन्होंने बाद में अपनी राइट्स के लिए आवाज उठानी है। इस वजह से उन्होंने इंडिया को हिंदू स्टेट डिक्लेयर नहीं किया, ताकि ये जो केओस और इंस्टेबिलिटी पैदा होगी ना बाद में, इसको खत्म किया जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उसने इंडिया को एक सेकुलर स्टेट डिक्लेयर किया। और इंडिया के अंदर आप 75 ईयर्स के अंदर देखें कि वहां लगातार पार्लियामेंट्री सिस्टम कायम रहा। वहां कानून लेजिस्लेशन थ्रू पार्लियामेंट होती है और पार्लियामेंट से वो कानून पास होकर वो आगे जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक रिपोर्ट है, सब कोई भी किसी भी मुल्क का निज़ाम तब चलता है जब निज़ाम के ऊपर आपको एतमाद हो। हम इसके अंदर एक रिसर्च पढ़ते हैं, एशियन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की एक 2011 की रिसर्च में रिसेंटली पढ़ा था। उसके अंदर ये बताया गया है कि पाकिस्तानी जो है ना, वो सिर्फ 37% ये बिलीव करते हैं कि जो डेमोक्रेसी एक प्रेफरेबल सिस्टम है। उसकी वजह क्या है कि हमने जमहूरियत को बेहतर तरीके से चलने नहीं दिया अपने मुल्क के अंदर। इसके बरक्स अगर हम इंडिया के अंदर देखें
तो एशियन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे कहता है कि इंडिया के अंदर 71% लोग ये बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी एक प्रेफरेबल सिस्टम है। वो क्यों डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं? क्योंकि वहां पे प्रेफरेबल डेमोक्रेसी कायम रही। और वो किस तरह कायम बिल्कुल। रही कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर रही, ताकत की तकसीम रही, चेक एंड बैलेंस, एक इदारा किसी दूसरे इदारे के ऊपर चेक एंड बैलेंस करता ले, लेकिन उसने अनलॉफुल इंटरफेरेंस नहीं की। तो ये बुनियादी वजह इंडिया की तरक्की करने की, और ये बुनियादी वजह हमारे जवाल पजीर होने की। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन कर दिया कि बैकग्राउंड हिस्ट्री की तरफ आप गए और सारा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें बताई। आप मुझे ये बताएं कि 10 से 15 साल अगर हम दोनों कंट्रीज़ के पीछे चले जाएं, पास्ट में चले जाएं, तो इंडिया ने कौन सी ऐसी चीज़ें की कि उनकी आज इकॉनमी जो है वो इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, और कौन सी ऐसी गलतियां पाकिस्तान ने की कि आज हमें इकॉनमी जो क्राइसिस है वो हमारे लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। एज अ यंग लॉयर आपको क्या लगता है? देखें, उसके अंदर ना पिछले 10-12 साल में जो इंडिया के अंदर लेजिस्लेशन हुई, उसके ऊपर हमें नजर डालना बहुत जरूरी है एज अ लॉ स्टूडेंट। उस लेजिस्लेशन का बाद में इम्पैक्ट जो हुआ वो बहुत ज्यादा दूर अंदेश हुआ। हम समझते हैं सबसे पहली लेजिस्लेशन, सब कॉन्टिनेंट में ये कल्चर आम है कि आम तरफा लोग जो है वो करप्शन के अंदर मुलविस रहते हैं और करप्ट लोग हैं। मतलब फितरती तौर पे ये देखा जाता है। इस करप्शन को बिल्कुल। कंट्रोल करने के लिए 1000 और 500 के नोट के ऊपर पाबंदी लगाई इंडिया ने 26 नवंबर 2016 के अंदर। होता यह है कि जो करप्शन ब्लैक मनी होती है ना, उस ब्लैक मनी को ये पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट ऑफिसर वो अपने घरों में, अपने गोदामों में छुपा के रखते हैं। जिससे क्या हुआ, उन्होंने नोटबंदी की, 500 और 1000 के नोट, यानी कि ज्यादातर बड़े नोटों को। उस नोटबंदी से क्या हुआ कि जो ज्यादा अमाउंट की, जिनके पास अरबों रुपए उन्होंने छुपा के अपने घरों में या अपने गोदामों में रखा हुआ था, वो उनके लिए यूजफुल नहीं रहा। ठीक है, तो ये एक पहला हाँ। अच्छा कदम था करप्शन को खत्म करने का। दूसरा, जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल अमेंडमेंट 2011, गुड एंड सर्विस टैक्स, जो पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ में 17% है, कुछ में 13% है। इंडिया में देखते हैं हम कि 2016 के अंदर जीएसटी टैक्स को खत्म किया गया, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है पब्लिक के ऊपर। जो आवाम किसी भी मार्केट के अंदर जाके किसी भी चीज को परचेज करती है, ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है किसी भी शख्स के ऊपर कि वो इसको पे करे और पे करने के बाद उस चीज को भी परचेज करे। जब इस चीज को खत्म किया तो सोसाइटी के अंदर स्टेट के साथ एक बेहतर कनेक्शन डेवलप हुआ, लोग रियासत के ऊपर बिलीव करने लगे। अच्छा, तीसरी चीज इसके अंदर हम जो देखते हैं वो है ब्लैक मनी बिल, जो कि 2015 के अंदर है। अच्छा, ब्लैक मनी बिल क्या था कि जो लोग यहाँ से पैसा लेके बाहर जाते थे और बाहर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करते थे, उनकी उन्होंने एक सजा मुख्तस कर दी। उन्होंने कहा कि जो ऑफेंडर इस ब्लैक मनी ऑफेंस के अंदर पाया जाएगा ना, उसकी 10 साल उसको सजा दी जाएगी, और उस पर बेहतर एक चेक एंड बैलेंस किया जाएगा और एक इदारा कायम कर दिया गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो चौथी चीज है ना, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो सेवरल सेक्टर्स के अंदर। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये है कि डिफरेंट दूसरे मुल्कों के जो कंपनीज है या इंस्टीट्यूशंस है वो हमारे मुल्क के अंदर आए और यहाँ पे आसान शर्तों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करे। जैसे कि गूगल आया इंडिया के अंदर, यूट्यूब आया, नेटफ्लिक्स आया, अमेजोन आया, और रिसेंटली एप्पल ने भी इंडिया के अंदर आके अपना ऑफिस बनाया। अच्छा, ये बिल्कुल। बनाने की क्या वजह थी? ये बनाने की ये वजह थी कि यहाँ पे आए तो डिफरेंट फॉरेन कंपनीज यहाँ पर आए, वो यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करे, और जो इंडियन स्टेट है वो इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगी, इनको आसान शर्तों पे इनके ऊपर डिफरेंट टैक्सेस नहीं लगाएगी। अच्छा, इसके वाओ। ऑन द अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, हमने क्या गलतियां की पिछले 15 साल के अंदर, तो हम देखते हैं सबसे पहली चीज हमारे अंदर एक ना आम चीज, हम कहते हैं कि जी बाहर जो हम पाकिस्तान से बाहर लोग चले गए ना, वो बाहर से रिमिटेंस भेजेंगे, इस मुल्क की हाँ। इकोनॉमी बूस्टअप करेगी। ठीक है, ये हाँ। बिल्कुल एक जो है ना एनोलॉजी गलत सी है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि आपने इस मुल्क के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं की, लोगों को नौकरियां नहीं दी, बल्कि आप लोगों को इस चीज पे उभार रहे हैं कि आप वो इस मुल्क से बाहर जाएं और बाहर जाके वो वहां काम करें और वहां से यहाँ पैसे भेजें। ठीक है, ये इलॉजिकल बात है। हम देखते हैं बिल्कुल। 2022 के अंदर 8 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल लोगों ने पाकिस्तान को लेफ्ट कर दिया। ये रिसेंटली डॉन के अंदर एक आर्टिकल के अंदर ये रिपोर्ट आई। ठीक है, कि आपने पाकिस्तान के अंदर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं की, बल्कि आपने यहाँ के लोगों को इस चीज पे उभारा कि वो यहाँ से बाहर चले जाएं और बाहर जाके काम करें। बल्कि आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगाएं, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स को डेवलप करें ताकि लोग यहाँ पे काम करें। अच्छा, दूसरी चीज, हमारे मुल्क में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, वो 2021 के ज्यादा थी, 2022 में कम हुई। वो क्यों कम हुई? अब देखें,
कोई भी कंपनी हमारे मुल्क के ऊपर आती है ना, हम उसके ऊपर शराइत लगा देते हैं कि जी आपने हमें ये टैक्सेस देने हैं, बिल्कुल। आपने हमारी इन बातों पे, हम उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के ना रूल्स अपने अप्लाई करने लग जाते हैं, जबकि वो एक आजाद पॉलिसी के तहत चलना चाहती है। अब मैं इसके ऊपर एक छोटा सा फैक्ट्स आपको बताता हूँ कि 2021 के अंदर ना 199.2 मिलियन जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, और 2022 के अंदर वो 29% कम हुई। 141.2 कम मिलियन हो गई। मई 2022 के अंदर कम होगी 29%। उसके कम होने की वजह ये थी कि जो भी कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करने आती थी, आप उन पर डिफरेंट किस्म के बर्डन टैक्सेस लगा देते थे, आप उन पर डिफरेंट किस्म के बर्डन डाल देते थे, जिसकी वजह से वो कंपनीज कभी भी यहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाई। अच्छा, इसके अंदर तीसरी चीज क्या है, हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट का ख्याल रखना है। वो किस तरह देखें, हमने अपने मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, हमने यहाँ पे चीजों को बनाना है, मोबाइल यहाँ बनानी है, गाड़ियां यहाँ बनानी है। इंडिया ने क्या किया, अपने मुल्क के अंदर मोबाइल्स बनाए, मोबाइल्स के डिफरेंट सेक्टर्स खोले, गाड़ियां अपने बिल्कुल। मुल्क के अंदर बनाई, यानी कि इंडिया ने अपने अंदर तमाम चीजें खुद बनाना शुरू की, और दूसरे मुल्कों पे इन्हसार छोड़ दिया। हम क्या करते हैं, हम अपने मुल्क में कुछ नहीं बनाते, हम सब कुछ इंपोर्ट करते हैं। हमारी इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है, ठीक है, जिसकी बिल्कुल। वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो मेंटेन नहीं रह पा रहा। अच्छा, जो सबसे लास्ट चीज है और इंडिया ने जिसके अंदर बहुत ज्यादा काम किया हम नहीं कर सके, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया ने हाँ। लैंड रिफॉर्म्स लेके आया इंडिया, ठीक है, 1950 के अंदर फौरन ले गया, जिसने जागीरदाराना निजाम और वडेरे निजाम को खत्म किया। इंडिया ने कुछ चीजें मुख्तस कर दी कि जी इतनी जमीन ये शख्स इसके ऊपर काश्तकारी करेगा, यहाँ पे 400 400 500 500 एकड़ पे एक ही जमींदार जमीन काश्त करता है, फिर बाद में वही जखीरा अंदोजी करता है, चीजें स्टॉक कर लेता है, और वही फिर जब हाँ। प्राइसेस बढ़ती हैं और उन्हें बेचता है। इसके बरक्स अगर हाँ। हम इंडिया में देखते हैं तो हाँ, इंडिया के अंदर क्या होता है कि उन्होंने मुख्तस कर दी कि अगर एक बंदा 10 किले जमीन को काश्त करेगा तो हम्म। वो ये नहीं कि वो 100 200, कोई भी शख्स 100 200 जमीन पे काश्तकारी कर सकता है। अच्छा, इसमें एग्रीकल्चर का क्या रोल है? एग्रीकल्चर का पाकिस्तान की इकोनॉमी में 27% जीडीपी का रोल है। अब उसमें जीडीपी का रोल है, और हम देखते हैं कि हमने एग्रीकल्चर को अभी तक जिद्दत नहीं लेके आए, एग्रीकल्चर के अंदर अच्छी मशीन्स नहीं लेके आए, सीड्स अच्छे नहीं लेके आए, अच्छे जो ये दवाई अद्वियात हैं ये नहीं लेके आए, इसकी वजह से हम जवाल बिल्कुल पजीर हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट के अंदर जो सब मेजर पॉइंट जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला है वो है टैक्स रेवेन्यू। हम हमारे लोग टैक्स नहीं देते। इंडिया के अंदर उन्होंने अब एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस बनाया है, उसके अंदर वो टैक्स को प्रॉपरली जो है एक थ्रू चैनल लेके चलते हैं, और उससे वो पूरा टैक्स रिटर्न इकट्ठा करते हैं। पाकिस्तान के क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर आप कोई भी अच्छा टैक्स का वकील हायर करके उससे आप हाँ। रिलीव ले देते हैं, वो एफबीआर के किसी भी शख्स के साथ सेटलमेंट करके वो आपको रिलीव दे देता है। तो इस तरह तो नहीं, आप किसी भी करोड़ों का टैक्स सर, आप एज पाकिस्तान एज की। अ यंग लॉयर, जी आपको जी। लगता है कि ये वाली चीजें हमें और ज्यादा डबोती जाएंगी अगर हम इस तरह इसी पे कंटिन्यू करते रहे? तो हम तो बिल्कुल जमीन के नीचे चले जाएंगे अगर इसी तरह ही आगे चलाते रहे। चेंज की जरूरत है ना। जी जी, चेंज की बिल्कुल जरूरत है। मुझे ना आपकी बात सुन के गालिब साहब की लाइन याद आई। गालिब साहब कहते थे कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई। बुनियादी तौर पर वजह ये है कि ये जो लोग होते हैं जो कि पैसा बनाते हैं मार्केट से, इनके ऊपर जब मुश्किलात पड़ती हैं तो ये वकील की तरफ भागते हैं, टैक्स का वकील, हाँ। कॉरपोरेट का वकील। वो वकील उन्हें शॉर्टकट्स बताता है, उन्हें बताता है कि आपने स्टेट टैक्स से कैसे बचना है, वो उन्हें बताता है कि कंपनी ने स्टेट टैक्स से कैसे बचना है। बेसिकली टैक्स किसी भी उस शख्स को जो रेवेन्यू जनरेट करता है इस मुल्क के अंदर रह के उसे टैक्स देना चाहिए। तो इस देना तरह तो चाहिए। कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छी तरह आपने सारे फैक्ट्स के साथ जो है वो एक्सप्लेन किया। बात करते हैं हम अगर आईटी सेक्टर की, दोनों कंट्री की हम आईटी सेक्टर को बात की जाए तो कौन सी एज अ यंग लॉयर आपको लगता है, क्योंकि आप लॉ पढ़ते हैं तो आपको हर चीज़ का नॉलेज है, करंट अफेयर्स पे भी आपकी नज़र है, तो आईटी सेक्टर पे आपको क्या लगता है कि 10-15 साल अगर हम पास्ट में चले जाएं तो इंडिया ने क्या ऐसी चीज़ें की, ऐसे कौन से लॉज बनाए या ऐसी कौन सी जो है प्लानिंग की कि इंडिया आईटी सेक्टर में जो है वो टॉप 10 जो कंट्रीज हैं प्रोग्रेस उनमें आज शुमार किया जाता है, और पाकिस्तान का कहीं नामो निशान ही नहीं है, और पाकिस्तान की आईटी सेक्टर जो है बहुत पीछे है। अगर हम कंपैरिजन किया जाए इंडिया की आईटी सेक्टर पे, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान ने कौन सी गलतियां की आईटी सेक्टर में और इंडिया ने कौन से ऐसी अच्छी चीज़ें की जिसकी वजह से आज उनको फ़ायदा हो रहा है? देखें, सबसे पहले हम आईटी के ऊपर चलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडिया को जब हम देखते हैं ना इस शोबे के अंदर, तो 2005 से इंडिया जो है ना इस शोबे के अंदर उसने कोशिश की कि मैं स्किल्ड वर्कर पैदा करूं। हमारे मुल्क में क्या होता है कि आईटी के अंदर ज्यादातर कोशिश की जाती है थ्योरी पढ़ाई जाए,
और थ्योरी सिखाई जाए, जबकि थ्योरी का कोई फायदा नहीं है। आईटी कोई सेक्टर फायदा के अंदर हमेशा प्रैक्टिकल वर्क जो है वो काम आता है। इंडिया ने 2005 के बाद कुछ स्कीम्स ऐसी लॉन्च की इंडिया के अंदर, उन स्कीम्स के अंदर उन्होंने स्किल्ड आईटी वर्कर पैदा किया और स्किल्ड एजुकेशन दी। स्किल्ड एजुकेशन का मतलब ये है कि किसी भी काम को आपने करके दिखाना है और करने के बाद उससे जो है आपने वो फायदा हासिल करना है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया ने स्किल्ड आईटी वर्कर पैदा किया। इसके बरक्स पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो हम, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके देख ले, वहां पे आपको जो जो प्रैक्टिकल वर्क करने वाले बच्चे हैं ना, वो किसी भी शोबे के अंदर कम मिलेंगे। और अगर आप इंडिया में देखें, वहां प्रैक्टिकल करने वाले आईटी के अंदर आपको ज्यादा मिलेंगे। आपको डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर बनाने वाले, आपको डिफरेंट किस्म के आईटी प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे। बुनियादी तौर पे 2010 के बाद इंडिया की इकोनॉमी में आईटी का क्या रोल रहा है, इस पे बात होना बहुत जरूरी है। इंडिया बिल्कुल। की जो आईटी है उसने कितना रोल प्ले किया देखें। इंडिया की रिसेंटली अगर हम एक्सपोर्ट रेवेन्यू पढ़े थ्रू आईटी तो 178 बिलियन यूएस डॉलर। और हम 1-2 अरब डॉलर के लिए हम आईएमएफ के पास जा रहे होते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास हाँ। जा रहे होते हैं, और ये 178 बिलियन यानी 178 ह्यूज। अरब यूएस जमीन डॉलर आसमान का यो, फर्क है, हाँ, जमीन जमीन आसमान आसमान का। का फर्क कि इन्होंने एक्सपोर्ट रेवेन्यू किया थ्रू आईटी के अंदर, सिर्फ एक्सपोर्ट। और डोमेस्टिक रेवेन्यू 49 बिलियन यूएस डॉलर। अब इसको अगर टोटल किया जाए तो ये 227 बिलियन डॉलर बनता है, यानी कि 227 अरब बिलियन अरब डॉलर। तो इतना ज्यादा रेवेन्यू उन्होंने आईटी से जनरेट कर दिया। अब आईटी इसके से अंदर जो सिर्फ, और मेजर, हम एक के लिए सिर्फ, आईएमएफ के पास हाँ, जा रहे हैं। हाँ, आईएमएफ के पास। अब मैं इसके अंदर एक मेजर चीज डिस्कस करना चाहूँ, वो है हमारा मेजर इशू जॉब अपॉर्चुनिटी। लोगों के पास नौकरियां नहीं है। सिर्फ आईटी से इंडिया ने पिछले साल 60 लाख नौकरियां जनरेट की हैं, सिर्फ एक साल के अंदर। ठीक है, और अगर ये वाओ। पिछले 10 साल से देखा जाए तो तकरीबन इंडिया ने 4 से 5 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटी पिछले 10 साल के अंदर सिर्फ आईटी सेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस किया। और अब इंडिया की इकोनॉमी इतनी डिपेंडेबल हो गई है आईटी के ऊपर कि इंडिया 70 to 71% जो इंडिया का रेवेन्यू जनरेट होता है वो आईटी के थ्रू होता है। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान ने आईटी सेक्टर के अंदर एक तो बच्चों के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब कोई और ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने नजर नहीं आती। हाँ, कुछ कंपनीज हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, के वो कंपनीज जो पाकिस्तान के अंदर आईटी की डेवलपमेंट चाहती हैं, उन कंपनियों के ऊपर हम डिफरेंट किस्म के टैक्सेस लगाते हैं, उनको हम मजबूर करते हैं कि वो यहाँ ना रहे और यहाँ से चले जाएं। तो ये आईटी के ऊपर हमने, बहुत बहुत कमाल। मतलब कि अगर एक यंग लॉयर को इतनी सारी चीज़ों का पता है, तो इन पॉलिटिशियंस को भी तो इन चीज़ों का पता होगा ना। तो फिर क्या जानबूझ के ये इस साइड पे नहीं आ रहे हैं, या क्या वजह है, या चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान की तरक्की हो? क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो अपने मफाद को ज्यादा तरजीह देते हैं, यानी कि अपने मफाद को पहले, अपने फायदे को पहले रखते हैं। वो आवाम को नहीं देखते, आवाम के जो सोच है या आवाम के जो राइट्स हैं उन्हें कभी नहीं देखते। ठीक है, हर शख्स जो है ना वो अपने मफाद, अपने आप को बनाने और अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्या दुनिया में किसी मुल्क में इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है कि दो सियासी नहीं। जमातें हैं वो आपस में इस तरह लड़ती हैं कि जिस तरह दो बंदा उसके ऊपर क्या कमेंट करे। ठीक है, तो मतलब कि अवाम अब का यंग जनरेशन भी परेशान है कि हम जाएं तो जाएं किस साइड पे। सही बात है अच्छा। कि अवाम, अच्छा। जी जी, आप एक यंग लॉयर हैं, तो अगर हम लास्ट फील्ड की अगर बात की जाए तो जस्टिस सिस्टम, रूल ऑफ लॉ। अक्सर आप सुनते होंगे कि इमरान खान भी कहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। तो एज अ यंग लॉयर आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ पे क्या कमेंट करेंगे, कि वहाँ पे जस्टिस सिस्टम कितना प्रिवेल कर रहा है और पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम कितना प्रिवेल कर रहा है? अच्छा देखें, इसमें ना थोड़ा शॉर्ट में तारीख से जवाब देना चाहूंगा। हमें ना स्टार्ट से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस फेस किया। सबसे पहले तो 9 साल पाकिस्तान के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा। पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के अंदर बना, जिसे 2 साल बाद अयूब खान साहब ने अब्रोगेट कर दिया 1958 के अंदर। फिर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन 1962 के अंदर बनता है, जो भी प्रिवेल नहीं कर पाता। फिर पाकिस्तान का जो स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ना, वो 1973 का बनता है, यानी कि पाकिस्तान ने 26 साल लगा दिए एक स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अंदर। जबकि इंडिया के अंदर हम देखते हैं तो इंडिया ने सबसे पहले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बना दिया जवाहरलाल नेहरू ने, और उसी के सीक्वेंस के साथ 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इंडिया चलता रहा। देखिए जहां तक बात है ना रूल ऑफ लॉ की,
रूल ऑफ लॉ प्रिवेल तब करता है जब रियासती इदारे एक दूसरे के साथ ताउन करें। बुनियादी तीन हाँ। रियासती इदारे हमारे मुल्क के अंदर आजकल जो डिबेट चल रही है कि पार्लियामेंट ज्यादा ताकतवर है या सुप्रीम कोर्ट ज्यादा ताकतवर है। देखें, एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज को पार्लियामेंट नहीं मानती, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जी इसको मैंने एप्लीकेबल करना है और इसको मैंने मनवाना है, ठीक है, और पार्लियामेंट हाँ। नहीं मान रही। इतना केओस और इतनी इंस्टेबिलिटी हमारी सोसाइटी के अंदर सिर्फ एक इतने से मैटर के लिए पैदा होगी कि जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है हम उसे ही मानने के लिए तैयार नहीं। इसके बरक्स अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया ने अपनी जुडिशरी को भी इतना खुद मुख्तार किया और उसे इतनी ताकत दी कि वो लोगों के राइट्स के लिए, लोगों के हकूक के लिए आवाज उठाते हैं। हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसके ऊपर कितनी आवाज उठाई जाती है और उसके ऊपर किस तरह लोग बाहर आते हैं। ठीक है, जो सिंगल सिटीजनशिप का रिसेंटली गालबन 2019 के 20 के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया के अंदर कि सिटीजनशिप खत्म कर दी थी कुछ इलाकों के अंदर, तो इंडियन अवाम उस चीज के ऊपर कितना ज्यादा वो बाहर आई और उन्होंने कितना एहतजाज किया। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान के अंदर देखें तो हम देखते हैं कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, लोगों को मारा जाता है, लोगों के साथ बदसलूकी की जाती है, वडेरा सिस्टम है, जागीरदाराना निजाम है। तो हमें चाहिए कि हम इस इन अपने हमें हिंदुस्तान से इन बुनियादी चीजों पे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक निज़ाम आप अभी मेरे पीछे भी देख सके होंगे कि आज हम इतने लाचार हो चुके हैं कि हम बेसिक जी नेसेसिटी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको जी भी जी। नहीं पूरा कर पा रहे। ड्यूरिंग इंटरव्यू जो है पीछे लाइट चली गई है। मतलब लाइट देख चली गई। लें कि दुनिया, और दुनिया को छोड़ दे, अगर इंडिया को देख ले, वो चांद पे पहुंच गया और आज हम अभी 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं दे पा रहे अपने शहरियों को। बिल्कुल हालात ऐसे ही। देख लें कि फिर हालात अगर देख। हम रोएं या हंसें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एंड पे सरमद भाई आप मुझे ये बताएं कि क्रिटिसिज्म तो हमने किया कि कहाँ कहाँ चीजें हमने फ्लॉ की, कि किन चीजों पे हमने जी जी। गलत किया। तो एज अ यंग लॉयर आपको क्या लगता है सोल्यूशन क्या है? पाकिस्तान बेटरमेंट कैसे कर सकता है, की कैसे कर सकता है, हर सेक्टर में अपने नेबर कंट्री इंडिया की तरह आगे कैसे बढ़ सकता है? 2 लाइन में जरा सोल्यूशन बता दें। सिर्फ छोटा सा सोल्यूशन है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना इसे कंट्रोल कर लिया जाए। जो पॉलिटिकली दो ग्रोह आपस में लड़ रहे हैं ना और अवाम के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ इसे कंट्रोल किया जाए और अवाम को सियासतदानों को चाहिए कि वो अवाम के लिए सोचे। अवाम के लिए कैसे सोचे? एक स्टेबल गवर्नमेंट आनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और जो गवर्नमेंट खुद मुख्तार हो, जिसके अंदर किसी किस्म की अनलॉफुल इंटरफेरेंस ना हो और सेपरेशन ऑफ पावर हो, ताकत की तकसीम हो। तब जाके इस मुल्क के अंदर एक बेहतर निजाम नाफिज हो सकता है। और तब इस मुल्क के अंदर, यहाँ क्या होता है, अनलॉफुल इंटरफेरेंस होती है, मुदाखलत होती है। आप कोई मतलब अगर लेजिस्लेचर कोई काम कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी उसके अंदर जो है दखल अंदाजी देगी, या कोई और इदारा उठ के, आप समझ रहे हैं मैं किस इदारे की बात कर रहा हूँ, वो उठ के जी दखल अंदाजी करेगा। तो ये नॉर्मली ये पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर आम है, इस वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सरमद जवेद मारत एडवोकेट हमारे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद थे। हमने काफ़ी चीज़ों पे जो है डिस्कशन की, बहुत लॉजिकल और फैक्ट्स के साथ और पॉइंट्स और विद प्रूफ उन्होंने सब चीज़ों को जो है वो डिस्कशन की, और इंडिया और पाकिस्तान की करंट सिचुएशन और पास्ट सिचुएशन पे अपनी राय का इजहार किया। आपको कैसी लगी सरमद जवेद मारत एडवोकेट की राय, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और पॉडकास्ट का टाइम कम होने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करना चाह रहे थे, लेकिन टाइम चाहते हैं कि मजीद हम जो है वो किन किन टॉपिक्स पे जो है वो सरमद जवेद मारत से हम डिस्कशन करें और इनका पॉइंट ऑफ व्यू लें, और किन किन और टॉपिक्स पे भी बात की जा सकती है। तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर इसी तरह इस पॉडकास्ट में कोई हमें इंडिया से या पाकिस्तान से ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे कांटेक्ट करे और मेरे साथ रब्ता करे, तो हम इस तरह पॉडकास्ट भी करेंगे और हम एक और सीरीज भी लाएंगे जिस साइड पे, एक साइड पे पाकिस्तानी और एक साइड सेंटर में मैं हूंगा, और फिर उनकी डिबेट होगी। तो डिबेट काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है इस तरह। तो इस तरह हम चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज को क्लोज भी लाया जाए, जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है इस तरह पाकिस्तान भी तरक्की करे। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दे इजाजत। पीस आउट। थैंक यू सरमद भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच।